ओके, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक सवाल के साथ। ये वीडियो मेरे एक दोस्त के कहने पे मैं बना रहा हूँ और इसमें मैं एक मिसकंसेप्शन जो अक्सर लोगों में रहता है जब वो इनिशियली फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं या फिर हम डेली लाइफ में भी ऐसे गलतियाँ कर कर बैठते हैं, तो उसके बारे में है। तो उस सवाल के साथ हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सवाल कुछ ऐसा है, तो मान लीजिए कि रोड पे एक कार खड़ा हुआ है। अगर आपको कहा जाए कि उस कार को आपको ऊपर की तरफ खींचना है, मतलब ऊपर उठाना है किसी तरह, अगर आपको बहुत ज़्यादा ताकतवर हो आप तो हाथों से ही उठा सकते हैं या फिर किसी मशीन का यूज़ करते हुए आपको उसको ऊपर की तरफ ढकेलना है, उठाना है, तो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होगी उसको ऊपर उठाने के लिए। क्योंकि अब अगर आपको उस कार को ऊपर की तरफ उठाना है, हाथों से हो या फिर किसी मशीन के ज़रिए हो, तो आपको नेचुरली ग्रेविटी की फोर्स की ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रहा है उस कार को ऊपर की तरफ उठाने के लिए। तो ये बात तो समझ में आ गया कि क्योंकि एक फोर्स के ऑपोजिट आपको काम करना पड़ रहा है, इसलिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको हॉराइजॉन्टली यानी कि रोड पे उस कार को आगे की तरफ ढकेलना है, फिर भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन आप सोच के देखिए, उस कार के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? दो ही फोर्स लग रहे हैं ना। एक लग रहा है नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स। और अगर आप सामने की तरफ ढकेल रहे हैं तो हॉराइजॉन्टली कोई फोर्स तो उस बॉडी पे या फिर उस कार पे नहीं लग रहा, तो फिर भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? ऐसा तो होना चाहिए आप थोड़ा सा धकेलते हैं और कार आगे जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कार को जब हम मूव कराने की कोशिश करेंगे तो जो सरफेस के साथ उसकी टायर्स का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मूवमेंट की डायरेक्शन की ऑपोजिट लगता है। और कह सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस नॉर्मल केस में बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होगा और फ्रिक्शनल फोर्स को भी हम यहाँ पे नेग्लिजिबल मान रहे हैं। अगर मान के चलेंगे फिर भी हम देखेंगे कि उस कार को आगे की तरफ ढकेलने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रहा है। वो कार ऐसे ही आगे नहीं जा रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हॉराइजॉन्टली उस पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा जिसके ऑपोजिट आपको मेहनत करने की ज़रूरत हो, फिर भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसे कि न्यूटन की लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा स्कूल में, और वहाँ पे न्यूटन की फर्स्ट लॉ में आपको इनर्शिया की कॉन्सेप्ट पता चलता है कि आपको पता चलता है कि इनर्शिया मैटर की एक ऐसा टेंडेंसी होता है जो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने नहीं देता है। हम गूगल में करके देख लेते हैं कि इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है। सो इनर्शिया डेफिनेशन, सो यहाँ पे इनर्शिया की डेफिनेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। इनर्शिया डेफिनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच इट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे इनर्शिया का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन होता था हमारे बुक में कि एक मैटर की एक ऐसा टेंडेंसी, अ टेंडेंसी ऑफ मैटर टू नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि अगर वो रेस्ट में रहेगा तो वो अपने रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। अगर वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है तो वो वैसे ही मूव करना चाहेगा। और न्यूटन की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आके हम इनर्शिया की कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डीपली समझते हैं जब मास की कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि इनर्शिया को मेज़र करने के लिए एक क्वांटिटी होता है मैटर में, वो होता है मास। किसी बॉडी को मूव कराने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ता है और इसी फोर्स अप्लाई करने की वजह से ही उस बॉडी में एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। अब दो अलग अलग बॉडी है, मान लीजिए दोनों का मास अलग है। अगर हम एक ही फोर्स से उनको धकेलेंगे आगे की तरफ तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम उत्पन्न होगा और जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा उत्पन्न होगा। इसका मतलब मास यहाँ पे इनर्शिया की मेज़रमेंट हो रहा है। मास यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि उस बॉडी में कितने अमाउंट ऑफ मटेरियल है जो रेजिस्ट कर रहा है उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करवाने में। तो यहाँ से हमें उसका जवाब मिलता है, जो सवाल मैंने पहले पूछा उसका जवाब हमें मिलता है कि किसी कार को ऊपर की तरफ उठाने में आपको ग्रेविटी की ऑपोजिट काम करने की ज़रूरत पड़ रहा है, इसलिए मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन उसी बॉडी को अगर आगे की तरफ ढकेलना है, हो सकता है वहाँ पे कोई ऑपोजिट फोर्स ना लग रहा हो, कोई रेजिस्टेंस ना, एयर रेजिस्टेंस ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, फिर भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगा, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्टेट ऑफ मोशन वो चेंज करने नहीं देगा उसकी इनर्शिया की वजह से। तो यहाँ पे इस कार को ढकेलने में आपको जो परेशानी उठाना पड़ रहा है, इसके पीछे का जो रिस्पॉन्सिबल है वो ग्रेविटी नहीं है या फिर कोई अलग फोर्स नहीं है, बल्कि उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है इनर्शिया।
जो कि मैटर का ही प्रॉपर्टी होता है। अब यहाँ पे फेट सिमुलेटर ऐप से मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बैलेंसिंग एक्ट का कुछ था, उसमें मैंने कहा था कि मास और वेट ये दोनों टर्म अलग है, दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। तो मेरे एक दोस्त ने पूछा कि ये कैसे अलग है, तो मुझे थोड़ा समझाओ। तो उसने कहा कि एक वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैं इस वीडियो में ही मैं कहने वाला हूँ। आप लोगों को भी बहुत पता होगा इसके बारे में। अलग अलग प्लैनेट्स में एक बॉडी का मास अलग नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से मास किसी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसी को रिप्रेजेंट करता है किसी तरह से ये मास। लेकिन वेट जो है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स है जो किसी प्लैनेट किसी बॉडी के ऊपर लगाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लैनेट है और ये दूसरा प्लैनेट है। अब हर प्लैनेट में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। अब अगर एक बॉडी को हम इस प्लैनेट पे रखते हैं और उसी तरह और एक बॉडी को यहाँ पे रखते हैं, भले ही उनका मास सेम होगा, मान लीजिए इसका मास m है और इसका मास भी m होगा, लेकिन दोनों का वेट अलग होगा, जो कि डिपेंड करेगा कितने अमाउंट ऑफ फोर्स से वो प्लैनेट उस बॉडी को अपने तरफ खींच रहा है। जैसे यहाँ पे जो फोर्स होगा, मान लीजिए वो F1 है और यहाँ पे जो फोर्स होगा उसी बॉडी में वो मान लीजिए F2 है। अब ये F1 और F2 इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग प्लैनेट में उसका वेट अलग होगा। तो जैसे कि हमें न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चलता है कि F इज इक्वल टू, हम सिर्फ स्केलर टर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर टर्म में हम नहीं जाएंगे या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी हम नहीं जाएंगे, सिंपली हम लिख रहे हैं ये है इक्वेशन। अब यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है किसी प्लैनेट के लिए, उसको हम अगर g मान लेते हैं, तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स हो गया जो किसी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ, मतलब प्लैनेट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ लग रहा है। तो इसको हम एक W से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये होगा वेट, मतलब एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स, और मास हो गया उस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी। तो इसलिए मास और वेट दो अलग चीज़ है। हो सकता है हम डेली लाइफ में मास और वेट इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को या फिर इनके यूनिट्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक बुक पढ़ रहा था, इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लेपनर। तो उस बुक में यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द अर्थ और मोर जनरली कोई अलग प्लैनेट या अलग कोई बॉडी। तो यहाँ पे ये लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 kg इक्वल्स 2.2 पाउंड्स, और यहाँ पे और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जैसे 10 पाउंड मास। अब kg तो हो गया मास का यूनिट SI में, और पाउंड हो गया FPS में फोर्स का यूनिट। तो दोनों कैसे सेम हो सकता है? तो इसका मीनिंग ऐसा है कि हम ऐसा कहना चाहते हैं कि किसी 1 kg मास के बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि 1 kg इंटू g होगा, ये FPS में 2.2 पाउंड्स के बराबर हो। अब यहाँ पे मास की कॉन्सेप्ट भी दो तरह से हमें मिलता है, दो तरह से हम अराइव करते हैं मास की कॉन्सेप्ट पर। एक तो हो गया इनर्शियल मास और दूसरा हो गया ग्रेविटेशनल मास। दोनों मास आइडेंटिकल तो होते हैं लेकिन पूरी तरह से इक्वल नहीं होता, इनके कॉन्सेप्ट में कुछ डिफरेंस होता है। जैसे हम न्यूटन की लॉज ऑफ मोशन से हम अराइव करते हैं इनर्शियल मास पे, जहाँ पे मास एक्ट करता है एज ए रेजिस्टेंस, एज ए इनर्शिया ऑफ द बॉडी टू नॉट चेंज इट्स मोशन। और दूसरी तरफ चैप्टर ग्रेविटेशन में हम जो पढ़ते हैं मास, वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स का रीज़न बनता है। मास की वजह से ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो यहाँ पे इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास की दो कॉन्सेप्ट है। तो मुझे अभी तक यही पता है, आगे अगर इन दोनों टॉपिक्स को मैं अगर और डिटेल में पढ़ता हूँ तो आपको ज़रूर किसी वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा। तो आज का वीडियो यही तक रखते हैं। अगर कोई नया टॉपिक मिला, इंटरेस्टिंग कुछ मिला, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। गुड बाय।